नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारी चर्चा का विषय होने वाला है वो एमए सेकंड सेमेस्टर के जियोग्राफी के पेपर नंबर 1 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बात करें पेपर नंबर 1 का नाम है इंडियन फिजिकल जियोग्राफी, भारत का भौतिक भूगोल। ये आपके पेपर का नाम है। ये आपके एग्जामिनेशन 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये आपका मॉडल पेपर तैयार किया गया। ये आपका कोर पेपर है, ये आपको ध्यान में रखना है। ध्यान दीजिएगा, आप जिस भी किसी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हैं ज्योग्राफी से, तो आप वहाँ का सिलेबस जरूर उठा के चेक कर लीजिएगा कि क्या आपके पेपर नंबर 1 का नाम इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी है या नहीं है। अगर नहीं है तो सेकंड नंबर का हो सकता है, थर्ड नंबर का हो सकता है, फोर्थ नंबर पेपर का भी हो सकता है। तो ये एक बार आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इससे आपको क्या हो जाएगा, जब कंफर्मेशन हो जाएगी तो जब वहाँ पे आप पेपर देने जाएंगे तो आपको ये रहेगा कि हाँ, इसकी हमने तैयारी कर रखी है। नहीं तो पता लगा कि आपने हमारे कहने से पेपर नंबर 1 इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी को मान के तैयारी की और वहाँ पे पेपर देने गए तो एक भी क्वेश्चन आया नहीं। एक भी क्वेश्चन क्यों नहीं आया? क्योंकि आपका वो पेपर था ही नहीं। तो एक बार जरूर मिला लीजिएगा। बात करें, पूरा पेपर आपका 2 घंटे का होता है मेरे प्यारे दोस्त, और इसमें टोटल आपको जो मार्क मिलने होते हैं वो आपको 75 नंबर मिलने होते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि पूरे पेपर को 3 खंडों में बांट दिया जाता है। खंड आ जिसका मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाता है, खंड बा जिसका मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाता है, और खंड सा जिसका मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाता है। बात करें खंड आ, जिसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के नाम से भी जानते हैं, इसमें आपको सभी प्रश्न करने रहते हैं। मतलब टोटल आपसे यहाँ पे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्नों का जवाब जो आपको 50 शब्दों में देना रहता है। एक प्रश्न को आपके 3 नंबर मिलते हैं, तो 10 प्रश्न के टोटल यहाँ पे 30 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पहले का पहला पूछ रहा है, जल यातायात पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, भारत में जल मार्ग यात्रियों और माल के परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, यहाँ पे बताते हैं क्या, यहाँ के यात्रियों के लिए और माल परिवहन के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण साधन है। इसमें आंतरिक जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग सम्मिलित हैं। यद्यपि जल परिवहन की गति अपेक्षाकृत धीमी है, परंतु यह सबसे सस्ता साधन है तथा भारी एवं स्थूल सामग्री के परिवहन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो ये आपके पहले नंबर क्वेश्चन का जवाब हुआ। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहीं पे पूछ रहा है, भौम्याकृत प्रदेश के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखेंगे कि भौम्याकृत प्रदेश से अभिप्राय धरातलीय उच्चावचन से है। किससे है? धरातलीय उच्चावचन, मतलब धरातल में जो ऊंचा स्थान होता है उसी को हम भौम्याकृत कहते हैं। इसे उच्चावचन प्रदेश भी कह सकते हैं। ठीक है, लिखते हैं कि उच्चावचन की समांगता के आधार पर सीमांकित प्रदेशों को भौमाकृत प्रदेश कहते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश क्या मिल दोस्त, भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश एक प्रकार का भौम्याकृत प्रदेश है, जिसमें धरातलीय उच्चावचन के साथ तदनुसार अन्य भौगोलिक विशेषताएं लगभग एक जैसा प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। दूसरा नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे तीसरा नंबर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कृषि प्रदेश के प्रमुख लक्षणों का क्या करना है, आपको यहाँ पे वर्णन करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। कौन सा नंबर? तीसरा नंबर क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन ये अगर क्लियर हो रहे हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। कहने की जरूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिया करो। ठीक है, चलिए बात करते हैं कृषि प्रदेशों के प्रमुख लक्षण के बारे में, हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, कृषि जलवायु प्रदेशों को निर्धारित करने के लिए वर्षा, तापमान, मिट्टी से संबंधित विशेषताएं, किसी विशेष क्षेत्र में अपनाई जा सकने वाली कृषि पद्धति एवं वहाँ की पर्यावरणीय समस्याओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, उसके लिए विभिन्न प्रकार की विकास रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। इन आधारों पर योजना आयोग ने 1889 में, मतलब 1989 ईस्वी में भारतीय कृषि जलवायिकीय, ठीक है, जलवायिकीय प्रदेश को 15 बृहद भागों में विभाजित किया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना रहेगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त आपको दिखाई पड़ रहा होगा। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त? तो पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि भारत में परमाणु शक्ति का विकास कैसे हुआ, या इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। विकास की विवेचना यहाँ पे आपको करनी है कि कैसे हुआ, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्या है? भारत में परमाणु शक्ति के विकास की विवेचना आपको यहाँ पे करनी है। चलिए
तो इसका जवाब आपको मेरे प्यारे दोस्त कुछ इस प्रकार से देना होगा कि भारतीय विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा एक निश्चित एवं निर्णायक भूमिका है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा भारत में परमाणु ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का श्रेय होमो जहांगीर भाभा को है। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना होगा भारत में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अक्टूबर 9 से 10 की स्थिति के अनुसार भारत में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा 2.4% है। 1993 में गठित परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड भारत में परमाणु ऊर्जा के लिए नियामक संस्था है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे बता पाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है असम खनिज तेल क्षेत्र पर संक्षिप्त में आपको यहाँ पे टिप्पणी लिखनी है। क्या? असम खनिज तेल के क्षेत्र पर आपको क्या करनी है, यहाँ पे संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे असम से भारत का सर्वाधिक खनिज तेल प्राप्त होता है। यहाँ लगभग 1000 किलोमीटर लंबी पेटी में खनिज तेल पाया जाता है। यह पेटी इस राज्य के उत्तरी पूर्वी सीमा से प्रारंभ होकर खासी तथा जयंतिया पहाड़ियों से होती हुई कछार जिले तक फैली हुई है। यहाँ के प्रमुख तेल क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला डिगबोई तेल क्षेत्र, इसमें आपको लिखना होगा ऊपरी असम के उत्तरी लखीमपुर जिले में स्थित है। दूसरा आपको लिखना होगा नाहरकटिया तेल क्षेत्र, इसमें आपको लिखना होगा उत्तरी लखीमपुर जिले में डिगबोई से 32 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बूढ़ी दिहिंग, क्या मेरे प्यारे दोस्त, बूढ़ी दिहिंग नदी के दाहिने किनारे पर अवस्थित है। तीसरा आपको लिखना होगा मोरन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मोरन हुंगरीजन तेल क्षेत्र, इसमें आपको लिखना होगा नाहरकटिया तेल क्षेत्र से 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। ये आपको यहाँ पे बताना होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त बांगर प्रदेश के बारे में। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि पूरे जो प्रदेश है इसको 4 भागों में बांटा जाता है। पहला आपका भाबर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर और चौथा खादर। बात करते हैं भाबर, तो जहाँ से नदियाँ निकलती हैं वहाँ से कुछ कंकड़ पत्थर लेकर के निकलती हैं मेरे प्यारे दोस्त, छोटे छोटे बालू को और कंकड़ को लेकर के निकलती हैं। तो उसमें क्या होता है कि पहाड़ से निकलते ही उन कंकड़ के नीचे से जो पानी है, नदियां हैं, वो बहने शुरू करती हैं। तो जो कंकड़ के नीचे से बहती हैं उसको हम भाबर के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ जैसे ही क्या होता है कि लगभग 8 किलोमीटर के बाद, क्या मेरे प्यारे दोस्त, लगभग 8 किलोमीटर के बाद वो क्या होती हैं कि वो नदियां फिर से बाहर ज़मीन पे दिखाई पड़ने लगती हैं। जहाँ से वो दिखाई पड़ने लगती हैं वहीं से आपका तराई क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और तराई क्षेत्र में नमी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि वहाँ पे ढाल कम होता है, पानी रुकते हैं तो नमी ज़्यादा इसलिए वहाँ पर पाई जाती हैं। बात करते हैं तराई क्षेत्र के बाद आपका बांगर प्रदेश आता है। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, यह प्राचीन काप से निर्मित अपेक्षाकृत उच्च भूभाग है जहाँ सामान्य वर्षा काल में बाढ़ का जल पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना होगा यह जलतल अधिक गहराई पर मिलता है। यहाँ चूना युक्त कंकरीली पथरीली मिट्टियां पाई जाती हैं। आगे आपको लिखना होगा इसमें आर्द्रता कम होती है। पंजाब व उत्तर प्रदेश में बांगर भूमि का अधिक विस्तार पाया जाता है। और आपका आखिरी चौथा आ जाता है खादर मेरे प्यारे दोस्त। ये क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है भूमि से नीचे होता है। यहाँ पे वर्षा काल में बाढ़ बहुत ज़्यादा आ जाती है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ की मिट्टियाँ जो हैं क्या करती हैं, बाढ़ के साथ बदलती रहती हैं क्योंकि जब बाढ़ आती है तो ऊपर की परत एक उखाड़ ले जाती है और दूसरी परत वहाँ पे मिट्टी की जम जाती है। ये प्रदेश आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना होगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, द्वीप समूह के बारे में। क्या पूछ रहा है, द्वीप समूह के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको मेरे प्यारे दोस्त बताना होगा कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट से कुछ दूर अनेक द्वीप स्थित हैं। ठीक है, दोनों तट, भारत के 2 तट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। जैसे ये भारत है तो ये आपका क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका पूर्वी क्षेत्र हो जाता है और ये आपका पश्चिमी क्षेत्र। तो दोनों तरफ यहाँ पे जो है क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से बता रहे हैं यहाँ पे पाए जाते हैं जिन पर भारत का अधिकार है। इनमें से लक्षद्वीप, पम्बन द्वीप, ठीक है, हेयर द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, उसके बाद परिकुद द्वीप मुख्य रूप से देखे जाते हैं। चलिए, ये आपका द्वीप वाला भी हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है मृदा अपरदन के बारे में। ये कृषि विज्ञान का प्रश्न है, जब हम लोग कक्षा 6 और 7 में पढ़ा करते थे। ठीक है, कक्षा 6 और 7 में जब हम लोग कृषि विज्ञान वगैरह पढ़ते थे, अगर आप
ध्यान दे रहे होंगे तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए मृदा अपरदन के बारे में। इसमें क्या होता है कि जब मिट्टियाँ कटने लगती हैं, बहने लगती हैं कट कट के, चाहे वो हवाओं के द्वारा उड़ाई जाती हों, चाहे जल के द्वारा उड़ाई जाती हों, ठीक है, या वो हिमानी या लहरों के कारण उड़ जाती हों, उनको हम मृदा अपरदन के नाम से जानते हैं। अगर इसका आपको ऑफिशियल रूप से जो है उत्तर देना हो तो आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि मृदा क्षेत्र में वनस्पति के अभाव के कारण कृत्रिम अथवा प्राकृतिक कारकों द्वारा मिट्टी का खंडित होना या टूट कर गिरना अथवा पानी द्वारा बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। फिर लिखेंगे यह प्राकृतिक कारकों जैसे जल, पवन, हिमानी और जल की लहरों द्वारा घटित होता है। इस प्रकार मृदा की ऊपरी परत के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख पाएंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है मेरे दोस्त, क्या पूछ रहा है, पश्चिमी विक्षोभ या फिर चक्रवात से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाले तूफान को कहते हैं, जो वायुमंडल की ऊंची तहों से भूमध्य सागर, आंध्र महासागर और कुछ हद तक कैस्पियन महासागर से नमी लेकर के उसे अचानक वर्षा और बर्फ के रूप में उत्तर भारत, पाकिस्तान, नेपाल पर गिरा देता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा उत्तर भारत में रबी की फसल के लिए विशेषकर गेहूं के लिए यह तूफान अति आवश्यक होता है। ठीक है, आवश्यक होते हैं। फिर आगे आपको लिखना होगा पश्चिमी विक्षोभ का भारत में प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में यहाँ पे लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है पवन ऊर्जा के बारे में। ठीक है, क्या पूछा गया है, पवन ऊर्जा क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, या इसका उपयोग कैसा है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे, लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, ठीक है, बायोगैसीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, उसके बाद भूतापीय ऊर्जा, ये 4-5 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। इसमें से आपसे केवल यहाँ पूछा गया है किसके बारे में, पवन ऊर्जा के बारे में पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पे हम बताते हैं। यहाँ पे आपको लिखना होगा पवन गैर परंपरागत ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। यह सस्ती, प्रदूषण मुक्त तथा पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा है। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पवन की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सन्मार्गी पवनों में पछुआ पवनों, ठीक है, जैसी अस्थायी पवन प्रणालियों और मानसूनी पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पवन ऊर्जा के बारे में भी लिख पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, जैसे ही आपका खंड आ मतलब अति लघु उत्तरीय वाला सेक्शन समाप्त होता है, वहीं से आपका खंड वा मतलब लघु उत्तरीय वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको केवल 4 प्रश्न करने रहते हैं। प्रत्येक प्रश्नों का जवाब आपको 150 शब्दों में देना रहता है और एक प्रश्न के आपको 6 नंबर मिलते हैं, तो 4 प्रश्न के 24 नंबर वहाँ पे आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपसे यहाँ पे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, गंगा घाटी एवं कश्मीर हिमालय की भौगोलिक विशेषताओं का उल्लेख आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं। पहले आपको डाल देना होगा कि गंगा का मैदान या मध्यवर्ती मैदान। पहले जाने गंगा का मैदान क्या है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक विस्तृत मैदान को मध्यवर्ती मैदान या फिर गंगा मैदान कहते हैं। इसका विस्तार 1400 किलोमीटर की लंबाई में धकधर तथा तीस्ता नदियों के मध्य है, जो उत्तरी भारत के राज्यों जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश मेरे प्यारे दोस्त, और उसके बाद बिहार, झारखंड, कुछ मुख्य भागों जैसे पश्चिमी बंगाल में विस्तृत है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में क्या है, विस्तृत है। आगे आपको लिखना होगा इस मैदान का ढाल सामान्यतः उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, और उसके बाद आपको लिखना होगा कि इस मैदान को 3 उपभागों में बांटा गया है। पहला आपका क्या जाता है, ऊपरी गंगा का मैदान, ये आपका पहला भाग हो जाता है। इसमें आपको लिखना होगा यह गंगा मैदान का ऊपरी भाग है, जो उत्तर के शिवालिक पश्चिम में
उत्तर के शिवालिक, ठीक है, और पश्चिम में यमुना नदी, दक्षिण में प्रायद्वीप पठार तथा पूर्व में 100 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा सीमांकित किया जाता है। इस मैदान के 3 लघु इकाइयां हैं। पहला गंगा यमुना का दोआब, ठीक है, दूसरा आपको लिखना होगा रुहेलखंड मैदान, और तीसरा आपको लिखना होगा अवध मैदान। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है, दो नदियां बह रही हो, मान लीजिए एक इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है, अब जो ये बीच का स्थान है आपका, इसी को हम दोआब कह देते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहां पे ध्यान में रखना है। चलिए, दूसरा भाग जो बताया गया है वो बताया गया है मध्यवर्ती गंगा मैदान। इसमें आपको लिखना होगा यह मैदान इलाहाबाद के फरक्का तक 1.45 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा उत्तर में शिवालिक, दक्षिण में बिंद रहतासगढ़, ठीक है, उसके बाद छोटा नागपुर पठार, पश्चिम में 100 मीटर की समोच्च रेखा तथा पूर्व में बिहार पश्चिम बंगाल सीमा इस क्षेत्र की सीमा निर्धारित करते हैं। मध्य गंगा मैदान को 2 उपमहाभागों में बांटा जाता है। पहला आपका उत्तरी गंगा मैदान जिसमें गंगा घाघरा दोआब, ठीक है, किसका, गंगा घाघरा दोआब, गंगा और घाघरा के बीच का जो दोआब का स्थान है उसको लिखते हैं। फिर लिखते हैं मिथिला मैदान, और तीसरा आपका लिखते हैं कोसी मैदान। दूसरा आपको यहाँ पे लिखना होगा दक्षिण गंगा मैदान जिसमें गंगा सोन विभाजक, क्या बोलते हैं दोस्त, गंगा सोन विभाजक, जहां से गंगा और सोन नदी का दोनों का विभाजन होता है। फिर मगध मैदान और उसके बाद अंग मैदान सम्मिलित हैं, ठीक है। चलिए, तीसरा आपको लिखना होगा निम्न गंगा मैदान, ठीक है, ये आपका यहां पे क्या है, तीसरा मैदान है, ठीक है, तीसरा लघु इकाई है, तीसरी मैदान की तीसरी लघु इकाई है। इसमें आप लिखेंगे निम्न गंगा मैदान, इसका विस्तार उत्तर में दार्जिलिंग हिमालय के दार्जिलिंग हिमालय के गिरिपद क्षेत्र से दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक तथा पश्चिम में छोटा नागपुर की पूर्वी सीमा से बांग्लादेश एवं असम की सीमाओं तक 80,968 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख पाएंगे। अगली हेडिंग आप डालेंगे कश्मीर हिमालय के बारे में। यहाँ पे आपको लिखना होगा सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो 560 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यह हिमालय क्रमिक रूप से ऊंचाई प्राप्त करता है। हिमालय की चौड़ाई यहाँ सर्वाधिक है, जो 250 से 400 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में विस्तृत है। यह कश्मीर व हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला है। इसके अंतर्गत जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ठीक है, उसके बाद पीर पंजाल, फिर धौलाधर श्रेणी सम्मिलित है। ये सारी श्रेणियां आती हैं। फिर आगे आपको लिखना होगा शिमला धौलाधर श्रेणी में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे है आपका जो शिमला है वो धौलाधर श्रेणी में आपका स्थित है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना होगा मेरे पास दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानिया बोल्टोरो और सियाचिन इसी प्रदेश में स्थित हैं। आपको यह ध्यान रखना है। मीठे पानी की महत्वपूर्ण झीलें जैसे डल और बूलर तथा खारे पानी की झीलें पांगोग और तोत्सो मोराली झीलें भी इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहीं पे आपसे पूछ रहा है मेरे पास दोस्त, क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि भारतीय मानसून के उद्भव विकास से संबंधित अभिनव संकल्पनाओं की विवेचना कीजिए। आपको यहाँ पे इस प्रकार से बताना है, ठीक है। क्या पूछा गया है मेरे भाई दोस्त, पूछा गया है भारतीय मानसून के उद्भव एवं विकास से संबंधित अभिनव संकल्पनाओं की क्या करनी है, आपको यहाँ पे विवेचना करनी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मानसून दक्षिण पूर्वी एशिया एवं मुख्यतः भारत की प्रमुख जलवायु अभिव्यक्ति है, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम या फिर मलायन भाषा के मोनसिन से हुई है, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा भारतीय मानसून की उत्पत्ति एक जटिल अवधारणा है जिसमें एक ग्रहीय पवन वायुदाब की भिन्नता, ठीक है। उसके बाद
जस्ट स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद महासागरीय राशियों के साथ साथ स्वयं पृथ्वी पर भारत की भौगोलिक अवस्थिति से जुड़ी है, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा मानसूनी हवाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं और दूसरा उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाएं। इसमें आपको लिखना होगा भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत। मानसून के संबंध में समय के साथ साथ अनेक विद्वानों द्वारा विविध विचार प्रकट किए गए। अब तक प्रकाश में आए मतों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। पहला पारंपरिक विचारधारा, इसमें आपका आ जाता है तापीय संकल्पना और गत्यात्मक संकल्पना। दूसरा आपका अभिनव विचारधारा, इसमें आपका जेट स्ट्रीम, तिब्बत के पठार का प्रभाव और तीसरा आपका महासागरीय राशियां, ठीक है। ये तीन प्रकार के। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं पारंपरिक विचारधारा के बारे में। तो पारंपरिक विचारधारा के अनुसार भारतीय मानसून की उत्पत्ति भारत की अवस्थिति से जुड़ी है, ठीक है, अवस्थिति से जुड़ी है। पहला इसमें आपका आ जाता है तापीय संकल्पना। इसमें आपको लिखना होगा कि ग्रीष्म काल में स्थलीय धरातल महासागरीय सतह की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं। इसके फलस्वरूप भारत के उत्तर पश्चिम भाग में निम्न दाब उत्पन्न होता है। इसके विपरीत महासागरीय सतह अपेक्षाकृत ठंडी होती है, जिससे वहां उच्च दाब उत्पन्न होता है। परिणामतः समुद्र की ओर से स्थल की ओर दक्षिण पूर्व मानसून के रूप में पवन चलने लगती हैं। इस नमी युक्त पवनों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, इस नमी युक्त पवनों से भारत में वर्षा होती है। शीतकाल में वस्तु स्थिति उलट जाती है, तब उत्तरी पश्चिमी भारत में उच्च दाब उत्पन्न होता है, जबकि संलग्न समुद्रों में निम्न दाब रहता है। अब ठंडी स्थलीय पवनें समुद्र की ओर चलती हैं। केवल तमिलनाडु तट पर ही शीतकाल में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में होती है, जबकि शेष देश लगभग वर्षा विहीन होता है, ठीक है। दूसरा आपका आ जाएगा गत्यात्मक संकल्पना। इसमें आपको लिखना होगा कि इसके अनुसार मानसून वायु दाब पेटियों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, इसके अनुसार मानसून वायुदाब पेटियों तथा ग्राहीय पवनों का मौसमी स्थानांतरण मात्र है। ग्रीष्म संक्रांति के दौरान सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं। परिणामतः ग्लोब की समस्त वायुदाब एवं पवने पेटियां उत्तर की ओर खिसकती जाती हैं। किसकी ओर? उत्तर की ओर खिसकती जाती हैं। इस समय अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण उत्तर की ओर खिसक जाता है और उत्तरी अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में 30 डिग्री उत्तर तक विस्तृत हो जाता है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है। उष्णकटिबंधीय विक्षोभ भी धरातलीय मौसम को प्रभावित करते हैं। शीत ऋतु में वायु दाब तथा पवन पेटियां दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाती हैं, जिससे इस प्रदेश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थापित हो जाती हैं। इन्हें उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं, जो सामान्यतः शुष्क होती हैं तथा वर्षा नहीं करती हैं। दूसरा आपको लिखना होगा अभिनव विचारधारा। क्या? अभिनव विचारधारा। इसमें आपको लिखना होगा मानसून की उत्पत्ति अभिनव सिद्धांत 1950 के बाद उत्तरी वायुमंडल के मौसम संबंधित आंकड़ों का प्रयोग करते हुए शोधों पर आधारित है। यह संकल्पनाएं मानसून की क्रियाविधि को व्याख्या के लिए मुख्यतः जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार तथा महासागरीय राशियों के भूमिका में विश्वास रखती हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब इसमें पहले आपको डालना होगा जेट स्ट्रीम के बारे में। जेट स्ट्रीम आप हेडिंग डालेंगे, इसमें आप लिखेंगे जेट स्ट्रीम मध्य अक्षांशों 0 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर बहुत तीव्र गति से चलने वाली पछुआ पवनें हैं। ये पवनें धरातल की मौसमी दशाओं पर पर्याप्त प्रभाव डालती हैं। दूसरा आपको लिखना होगा तिब्बत के पठार की भूमिका। इसमें आपको लिखना होगा ग्रीष्म काल में तिब्बत के पठार के तपने से यह उच्च स्तरीय ऊष्मा का स्रोत बन जाता है, जिससे इस प्रदेश में 500 मिलीबार की ऊंचाई पर एक तापीय प्रतिचक्रवात उत्पन्न होता है। यह प्रतिचक्रवात हिमालय के दक्षिण में स्थित पश्चिम उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम को कमजोर कर देता है, परंतु प्रतिचक्रवात के दक्षिण की ओर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट उत्पन्न करता है, ठीक है, और उत्पन्न करता है। यह उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर
विकसित होती है, ठीक है, विकसित होती है तथा हिंद महासागर के ऊपर उच्च दाब कोशिका को तीव्र बनाती है, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसूनी सक्रिय होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लिखेंगे। अगला आपका आ जाता है महासागरीय राशियां। क्या महासागरीय राशियां, ये आपका अगला आ जाता है। इसमें आपको मेरे प्यारे दोस्त आपको लिखना होगा कि यह स्पष्ट है कि सागरों के ऊपर उत्पन्न होकर स्थल की ओर चलने वाले चक्रवात व्यापक वर्षा कराने में विशेष भूमिका अदा करते हैं। ये चक्रवात पश्चिमी प्रशांत महासागर में एशियाई तट के निकट उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबद्ध हैं, ठीक है। वे परवलयिक रूप से गतिशील होकर दक्षिण पूर्वी एशिया में भारी वर्षा कराते हैं, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा कुछ शक्तिशाली चक्रवात बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करते हैं तथा कुछ शक्तिशाली चक्रवात अरब की खाड़ी में प्रवेश करते हैं तथा भारत के मुख्य स्थल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख पाएंगे। चौथा नंबर प्रश्न यहीं पे मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि भारत में मृदा प्रदेशों का उल्लेख करते हुए मृदा संरक्षण की समस्याओं पर प्रकाश आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो किसके बारे में पूछ रहा है? भारत में जो मृदा प्रदेश है पहले उनका आप उल्लेख कीजिए और मृदा संरक्षण के बारे में यहाँ पे आप कुछ बताइए। तो चलिए यहाँ पे आप लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे भारतीय मृदा का वर्गीकरण, ठीक है। इसमें आपको लिखना होगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखना होगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1986 में देश के 8 प्रमुख तथा 27 गौण प्रकार की मिट्टियों की पहचान किया है, ठीक है। 8 प्रकार की प्रमुख मिट्टियां कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बताई गई हैं। पहली आपकी जलोढ़ मिट्टी, दूसरी आपकी लाल, तीसरी काली, ठीक है। उसके बाद लेटराइट, फिर मरुस्थलीय, फिर पर्वतीय, फिर उसके बाद पीट या जिसे हम दलदली कहते हैं, फिर लवणीय, फिर उसके बाद क्षारीय मृदाएं। ये 8 प्रकार की बताई गई हैं। आगे आपको लिखना होगा उपर्युक्त प्रमुख मिट्टियों में जलोढ़ मिट्टियां लगभग 43% क्षेत्र पर, ठीक है। लाल मिट्टियां 18.6% पर, उसके बाद काली मिट्टियां जो है आपकी 16.6% पर, और उसके बाद लेटराइट मिट्टियां जो है आपकी 3.7% पर, ठीक है, तथा अन्य मिट्टियां 17.9 क्षेत्र पर विस्तृत हैं। इसमें आपका पहला आ जाता है जलोढ़ मिट्टियां। इसमें आप लिखेंगे जलीय मिट्टियां, विशाल मैदान पंजाब से असम तक, ठीक है। नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी, ठीक है। कृष्णा एवं कावेरी की घाटियों एवं केरल के तटवर्तीय भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र देश के 43.4% भूभाग क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक है। चलिए दूसरा आपको लिखना होगा लाल मिट्टियां, हेडिंग डालना होगा। इसमें आपको लिखना होगा लाल मिट्टियों का विस्तार देश के लगभग 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर देश के 18.6 भूभाग क्षेत्र पर है, ठीक है। इसमें आपको लिखना होगा इस प्रकार यह मृदा देश का द्वितीय विशालतम वर्ग है, ठीक है। चलिए अगर बात करें भारत में तो तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में व्यापक रूप से जो है आपको दिखाई पड़ती हैं। पश्चिम बंगाल, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कुछ मात्रा में पाई जाती हैं। बात करते हैं तीसरा काली मिट्टी के बारे में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे काली मिट्टियों को स्थानीय रूप से रेंगुर या फिर उत्तर प्रदेश में करेल काली कपास की मिट्टी तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरनोजम कहा जाता है, ठीक है। लिखेंगे इस मिट्टी का विस्तार लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर है, देश के लगभग 16.6% भू क्षेत्र पर है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे लिखना होगा ये भारतीय मृदा का तीसरी विशालतम वर्ग है। इसका विकास आपको महाराष्ट्र, ठीक है, सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, फिर पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश और ढक्कन का लावा, ठीक है, जिसे हम बेसाल्ट के नाम से जानते हैं, में ज्यादा आपको ये देखने को मिलेगा। अगला आपका आ जाता है कौन सी? लेटराइट मिट्टियां। इसमें आपको लिखना होगा लेटराइट मिट्टियां लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, ठीक है, पर विस्तृत है। मतलब 1,26,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है? विस्तृत है। देश में इस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल क्रमशः केरल, महाराष्ट्र एवं असम में पाया जाता है। पांचवा आप लिखेंगे मरुस्थलीय मिट्टी। यहाँ पे आप लिखेंगे मरुस्थलीय मिट्टियों का विस्तार राजस्थान, ठीक है, सौराष्ट्र, कच्छ, उसके बाद हरियाणा एवं दक्षिण पंजाब में लगभग 1,42,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है, ठीक है। फिर आगे आपको लिखना होगा ये मिट्टियां बलुई से बजरी युक्त होती हैं
बलुई से क्या होती हैं? बजरी युक्त होती हैं, जिनमें जैविकीय पदार्थ तथा नाइट्रोजन की कमी एवं कैल्शियम कार्बोनेट की भिन्न मात्रा पाई जाती है। छठा आप डालेंगे पर्वतीय मृदा, इसमें आप लिखेंगे ये वनीय मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। इसका विस्तार 2,85,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। ये नवीन व अविकसित मृदाएं हैं जो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई हैं, ठीक है। सातवां आप लिखेंगे पीट व दलदलीय मृदाएं। इसके बारे में आप लिखेंगे पीट मृदाएं नम जलवायु में बनती हैं। नम जलवायु में क्या करती हैं? बनती हैं। सड़ी वनस्पतियों से बनी पीट मिट्टियों का निर्माण केरल तथा तमिलनाडु के आंध्र प्रदेशों में हुआ, ठीक है। आगे आपको लिखना होगा इन मृदाओं में जैविकीय पदार्थ एवं उसके बाद घुलनशील नमक की मात्रा अधिक होती है, किंतु इसमें पोटास तथा फास्फेट की कमी होती है। ये मृदाएं काली, भारी व अम्लीय होती हैं। अब आखिरी आपका लवणीय एवं क्षारीय मृदाएं, इसके बारे में लिखेंगे ये मिट्टियां गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के शुष्क भागों में लगभग 1,70,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है, ठीक है। तो इसके बारे में आप यहाँ पे लिख पाएंगे। अब इसमें आप लिखेंगे भारतीय मृदा की समस्याएं क्या क्या हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मिट्टी एक अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है मेरे प्यारे दोस्त। कृषि प्रधान देश के लिए इसका महत्व सर्वाधिक है, ठीक है। फिर आपको लिखना होगा भारत में मृदा की अधोरेखित समस्याएं पाई जाती हैं। पहली तो पाया जाता है भूमि अपरदन की समस्या, ठीक है, जो कट जाती हैं। दूसरा जलाक्रांति की समस्या, जल भर जाते हैं। तीसरा क्षारीय भूमि की समस्या। चौथा आपका बंजर भूमि की समस्या। पांचवा आपका मरुभूमि की विस्तार की समस्या। छठा आपका मृदा अपक्षय की समस्या। और सातवां आपका नगरों, उद्योग धंधों एवं यातायात के साधनों के विकास के साथ ही जलधिक्य, कृषि भूमि की उर्वरक शक्ति की कमी तथा जलमग्नता की समस्या बढ़ी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ये बता पाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है भारतीय मानसून, ठीक है, ये हो गया ना। भारत में वन संसाधनों, ये मृदा वाला हो गया। अब भारत में वन संसाधनों वाला में देखना है। भारत में वन संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। इसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन आपसे कि भारत में वन संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता से आप क्या समझते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वन संसाधन मानव के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अत्यंत लाभकारी है, अतएव इसका संरक्षण आवश्यक है। इसीलिए निम्नलिखित लाभ हैं, ठीक है। कितने लाभ हैं? निम्नलिखित कुछ बताए गए हैं। पहला तो प्रत्यक्ष लाभ और दूसरा आपका अप्रत्यक्ष लाभ। प्रत्यक्ष लाभ में आप लिखेंगे हेडिंग डाल के, इसमें आप पहला नंबर डालेंगे और लिखेंगे वनों से जलाने के लिए लकड़ी की प्राप्ति होती है, ठीक है। पहला क्या होता है? वनों से जलाने के लिए लकड़ी की हमें प्राप्ति होती है, ये प्रत्यक्ष लाभ के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। दूसरा लाभ इसमें आप लिखेंगे 5 7 लाभ लिख लेंगे, हो जाएगा। दूसरा आपको लिखना होगा वनों से प्रचुर मात्रा में इमारती लकड़ी की प्राप्ति होती है। इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले वृक्षों में सागवन, साल, ठीक है, सागवन, साल, शीशम और उसके बाद देवदार तथा चीड़ उल्लेखनीय हैं। ये कुछ पेड़ वहाँ पे महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा आप लिखेंगे भारतीय वनों में प्रतिवर्ष लगभग 900 करोड़ रुपए के बहुमूल्य पदार्थ निर्यात हेतु प्राप्त होते हैं। चौथा आप लिखेंगे कागज, उसके बाद यहाँ पे कागज, दिया सलाई, ठीक है, रबर, लुगदी, ठीक है, तथा अन्य बहुत से उद्योग वनों से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर करते हैं। पांचवा आपको लिखना होगा मेरे प्यारे दोस्त कि वन पशुओं के लिए विस्तृत चरागाह के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। छठा आप लिखेंगे वनों में वन्य जीव जंतुओं को संरक्षण प्राप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप सातवां भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इमारती लकड़ियों के अतिरिक्त जलाने के काम आने वाली लकड़ियां, ठीक है, जैसे धावड़ा खैर, फिर उसके बाद बबूल आदि चीजें जो हैं वनों से ही प्राप्त होती हैं। दूसरा आप यहाँ पे लिखेंगे अप्रत्यक्ष लाभ, इसमें आप लिखेंगे उपयुक्त प्रत्यक्ष लाभों की अपेक्षा वनों से हमें होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ कहीं अधिक हैं। पहला आप लिखेंगे वनों से नमी निकलती रहती है। क्या होती है? वनों से नमी निकलती रहती है, जिससे वायुमंडल का तापमान सम होकर वातावरण आर्द्र बन जाता है, जिससे वर्षा होती है। दूसरा आपको लिखना होगा
वर्षा के जल को स्पंज की भांति चूस लेते हैं। क्या करते हैं? स्पंज की भांति चूस लेते हैं। अतः निम्न प्रदेशों में बाढ़ के प्रकोपों का भय नहीं रहता है और जल का बहाव धीमी होने के कारण समीपवर्ती भूमि का क्षरण भी रुक जाता है। दूसरा आपको लिखना होगा, वन प्रदेश वायु की तेजी वन प्रदेश वायु की तेजी को रोककर बहुत से भागों में शीत व तेल बालू की आंधियों के प्रभाव से मुक्त कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला आपको लिखना होगा चौथा नंबर, ये वर्षा के जल को भूमि पर रोक देते हैं और धीरे धीरे बहने देते हैं, जिससे मैदानी भागों में कछुओं का जल तल से अधिक नीचे नहीं पहुंच पाता। ठीक है। कुओं का जल तल जो है वो अधिक नीचे नहीं पहुंच पाता है। पांचवा आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखेंगे कि वनों के वृक्षों से पत्तियां सूख कर गिरती हैं। ठीक है। वह धीरे धीरे सड़ गलकर मिट्टी में मिल जाती हैं और भूमि को अधिक उपजाऊ बनाती हैं। ठीक है। तो ये आप 4-5 यहाँ पे लिख देंगे। और भी सारे हैं तो इतना लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे छठा नंबर पूछ रहा है, भारतीय मानसून पर अल नीनो तथा ला नीना को स्पष्ट यहाँ पे आपको करना है। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। एक मिनट। ठीक है। अल नीना और किसके बारे में प्यारे दोस्त? ला नीना के बारे में यहाँ पे हमें बताना है। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके बारे में आपको जानकारी कुछ इस प्रकार से देनी होगी मेरे प्यारे दोस्त कि अल नीनो, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अल नीनो तथा ला नीना का प्रभाव मानसून की सक्रियता कमजोर या सबल, ठीक है, को प्रदर्शित करने वाला सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार भारतीय मानसून की प्रक्रिया में दक्षिणी प्रशांत महासागर में पेरू तट के निकट महासागरीय तापमान की परिस्थितियां अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्रिसमस के आसपास दक्षिणी प्रशांत महासागर में पेरू तट के महासागरीय जल के तापमान में व्यापक परिवर्तन होता है। कभी कभी यह तापमान सामान्य से 2 डिग्री या 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इस स्थिति में अल नीनो प्रभाव कहा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार कभी कभी तापमान 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, तो इस स्थिति को हम ला नीना प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं अल नीनो की स्थिति में पेरू तट के समीप स्थित महासागरीय भागों में वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिससे दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों को उत्तर पश्चिम की ओर धकेलने वाला बल कमजोर पड़ जाता है। क्या हो जाता है? कमजोर पड़ जाता है। साथ ही इन हवाओं को खींचने वाला बल अधिक प्रभावी हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि एशियाई महाद्वीप की ओर व्यापारिक पवनों का प्रभाव कमजोर पड़ जाता है, जिसके प्रभाव से दक्षिण एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून आने में देरी तथा मानसून के कमजोर पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पे आप लिखेंगे। आगे आपको लिखना होगा ला नीना। क्या मेरे प्यारे दोस्त, ला नीना प्रभाव के अंतर्गत दक्षिण प्रशांत महासागर में पेरू तट के निकट जब तापमान सामान्य से कम होता है, तब वायुदाब सामान्य से अधिक हो जाता है। इस प्रकार यह होता है कि व्यापारिक हवाओं को ढकेलने वाला बल अधिक प्रबल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय मानसून में शीघ्र आने और अधिक प्रबल होने की संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख पाएंगे। 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, कि गोदावरी नदी के अपवाह तंत्र का वर्णन करना है आपको यहाँ पे। तो आप लिखेंगे गोदावरी नदी, ये आपकी हेडिंग होगी। इसमें आप लिखेंगे गोदावरी नदी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम स्थान महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले से सह्याद्री पर्वत श्रेणी के पूर्व में कलसूबाई स्थान के पास 1067 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से लेकर बील झील से होकर
बहती हुई गोदावरी नदी महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र पठार और बाद में आंध्र प्रदेश राज्य के तेलंगाना पठार के पूरब से होती हुई दक्षिण पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में प्रवेश करने के बाद गोदावरी एक बड़ी नदी का रूप धारण कर लेती है। फिर उसके बाद आपको लिखना होगा पोलावरम के पास पूर्वी तट को पार करते समय गोदावरी द्वारा एक गहरी प्रदरी का निर्माण किया गया है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिलने के पूर्व यह नदी कई धाराओं में विभक्त हो जाती है और विस्तृत डेल्टाई प्रदेश का निर्माण करती है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि गोदावरी नदी का उद्गम प्रदेश देश के अधिक वर्षायुक्त भाग में स्थित है, जहां औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 100 से 300 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा इसके अतिरिक्त प्रवाह क्षेत्र के अन्य भागों में भी पर्याप्त वर्षा 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे इस कारण मुख्य नदी के साथ ही अधोलेखित सहायक जलधाराएं भी इस प्रदेश के अफवाह तंत्र का महत्वपूर्ण अंग हैं। उसमें आपका आ जाएगा दूधना और पुरान नदी। इसमें आप लिखेंगे यह नदियां महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले की इस सीमा पर स्थित अजंता श्रेणी के दक्षिण ढाल से निकलकर दक्षिण पूर्वी की दिशा में बहती हैं। ठीक है, परभनी के निकट एक दूसरे से मिलकर बड़ी नदी बनकर पालम स्थान के उत्तर में गोदावरी में मिल जाती हैं। दूसरा आपको लिखना होगा इंद्रावती नदी। इसके बारे में आपको लिखना होगा इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है, जिसका उद्गम स्थान पूर्वी घाट के पश्चिमी ढाल पर उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले में 914 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, आपको लिखना होगा यह कोरापुट उड़ीसा राज्य में, उसके बाद जगदलपुर छत्तीसगढ़ राज्य में जिलों में बहती हुई भ्रमणगढ़ के पास गोदावरी में मिल जाती है। इसके अतिरिक्त गोदावरी नदी के निम्न प्रवाह क्षेत्र में बाएं किनारे पर मिलने वाली सबरी, ठीक है, जिसे हम कोलाब के नाम से जानते हैं, सलेरू जिसको मचकुंद के नाम से जानते हैं, दो नदियां भी उल्लेखनीय हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त यहीं पे पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, भारत में लौटते समय मानसून में होने वाली वर्षा का विस्तृत आपको क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है भारत में लौटते हुए, आखिरी नंबर क्वेश्चन है इसका। ठीक है, क्या पूछ रहा है, भारत में लौटते समय। तो इसके बारे में आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखेंगे कि सितंबर के अंत तक सूर्य कर्क रेखा से लौटकर विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है। इसका अनुसरण करते हुए कम वायुदाब का केंद्र अपना स्थान बदल लेते हैं। ठीक है, बदलने लगता है। अक्टूबर में यह बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ता है। ऐसी अवस्था में मानसून लौटने लग जाते हैं। ठीक है, फिर आगे आप लिखेंगे मानसून उतनी शीघ्रता से नहीं लौटते जितनी शीघ्रता से वे आते हैं। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना होगा, पहले तो वर्षा की मात्रा कम होने लगती है। सितंबर के अंत तक वर्षा मैदानी क्षेत्र, उत्तरी मैदान, ठीक है, वर्षा उत्तरी मैदान में तो बंद ही हो जाती है। आर्द्र पवनों के स्थान पर शुष्क पवनें चलने लगती हैं। चक्रवातीय परिस्थितियों के स्थान पर चक्रवातीय परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तापमान के बारे में आप लिखेंगे तो लिखेंगे कि मानसून में निर्वतन के साथ ही उत्तरी भारत में तापमान गिरने लगते हैं। अधिकतम औसत तापमानों की अपेक्षा न्यूनतम औसत तापमान अधिक गिरते हैं। अधिकतम औसत तापमान अक्टूबर नवंबर में भी उच्च 37 डिग्री सेल्सियस रहते हैं, जबकि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे पहुंच जाते हैं। अगला आप लिखेंगे वर्षा के बारे में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मध्य सितंबर के बाद मानसून के चलने की दिशा दक्षिण की ओर हो जाती है। उत्तरी मैदान में मानसून के लौटने का समय भिन्न भिन्न होता है। पंजाब 15 सितंबर, ठीक है, उत्तर
उत्तर प्रदेश 1 अक्टूबर, पश्चिम बंगाल 15 अक्टूबर, ठीक है, आंध्र प्रदेश 1 नवंबर, तमिलनाडु 15 नवंबर तथा केरल में 1 दिसंबर तक मानसून लौटते हैं। फिर आगे आपको लिखना होगा अब पवनों की दिशा क्या अब पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम की बजाय उत्तरी पूर्वी हो जाती है। मानसूनों के लौटने के साथ साथ पंजाब और कश्मीर में आर्द्रता क्या मेरे प्यारे दोस्त, सॉरी, हाँ, इस प्रकार से आप लिखेंगे, थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया, लिखेंगे आप मानसूनों के लौटने के साथ साथ उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान कम होने लगता है, औसत आर्द्रता भी कम होने लगती है। पंजाब और कश्मीर की आर्द्रता 60 से 75% होती है। वो अक्टूबर मास तक उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और कश्मीर में वर्षा लगभग समाप्त हो जाती है। लौटती हुई उत्तरी पूर्वी मानसून जब तट के निकट पहुंचती है तो बांग्लादेश के डेल्टा, ठीक है, उसके बाद अराकान योमा तथा तमिलनाडु में वर्षा करती है। तमिलनाडु के निकट वर्षा 65 से 75 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। भीतर प्रवेश करने पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। वायु के साथ साथ चक्रवातों की दिशा भी तमिलनाडु के तट की ओर हो जाती हैं। इसके द्वारा समुद्र की बड़ी बड़ी तूफानी तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिससे तटवर्ती भागी को क्षति पहुंचती है, ठीक है। तो इस हिसाब से, इस तरीके से आप इसके बारे में लिख पाएंगे। अब यहाँ पे जैसे ही आपका खंड बा मतलब लघु उत्तरीय वाला सेक्शन समाप्त होता है, वहीं से आपका खंड सा मतलब दीर्घ उत्तरीय वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको केवल 2 प्रश्न करने रहते हैं। प्रत्येक प्रश्न का जवाब 450 शब्दों में देना रहता है। एक प्रश्न आपका 10.5 नंबर का होता है, तो 2 प्रश्न आपके 21 नंबर के हो जाते हैं। बात करें इसमें 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कोपेन द्वारा भारत में जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के आधार पर आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है। ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जरूर जो है हमारे कमेंट सेक्शन में आ जाइएगा, वहाँ पे बता दीजिएगा कि सर दीर्घ उत्तरीय का कमेंट जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, क्योंकि इसको पढ़वाने में लग जाएंगे तो 2-2.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन उत्तर आंसर्स होते हैं इसके, तो उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वो आप पढ़ लीजिएगा। 10वां नंबर बताते हैं कि भारत के प्रमुख मृदा प्रदेशों की विशेषताएं तथा महत्वपूर्ण फसलों के लिए उनकी उपयुक्तता की विवेचना कीजिए, ठीक है। 11 नंबर आपसे पूछ रहा है भारत में जनसंख्या के असमान वितरण हेतु उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। और 12वां नंबर क्वेश्चन यहीं पे और आखिरी आपसे पूछ रहा है मेरे भाई दोस्त, क्या पूछ रहा है, भारतीय कृषि में हरित क्रांति के योगदान पर प्रकाश आपको डालना है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।